कैमरे की क्वालिटी ठीक है, तुम लोगों ने साफ नहीं किया था, बता इसको। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो वाली सरकार। और फाइनली भाई हम रिव्यू करने वाले हैं Xiaomi Redmi Note 10 Pro को। अगर आप एंटिसिपेशन की बात करते हैं ना, तो मेरे हिसाब से रिव्यूज की दुनिया में इस मोबाइल फोन का जो रिव्यू है वो सबसे ज्यादा एंटिसिपेट किया जा रहा था मेरी तरफ से। और मैंने इस मोबाइल फोन का रिव्यू बना भी लिया था, लेकिन उसके बाद मुझे लेफ्ट राइट इतनी खबरें देखने को मिली कि इस मोबाइल फोन में ये चीज है, इस मोबाइल फोन में ये चीज है, इस मोबाइल फोन में ये मसला आ रहा है, और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अच्छा ठीक है कुछ मसले थे भी, लेकिन ज्यादातर जो चीजें थी वो मुझे इस मोबाइल फोन पे फेस करने में नहीं आ रही थी। तो मैंने अपने रिव्यू को थोड़ा सा होल्ड ऑफ कर लिया, बिकॉज आई वांटेड टू मेक एवरीथिंग क्लियर कि क्या मसला एक्चुअल में है और क्या मसला ऐसे ही बनाया जा रहा है। अब इस रिव्यू को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजें क्लियर करना चाहूंगा। यहां पर दो तीन चीजें हैं जो कि पाकिस्तानी ऑडियंस को समझनी पड़ेंगी। पहली चीज तो यह है कि जो मेड इन इंडिया मोबाइल फोन्स होते हैं उनमें हमेशा ही कोई ना कोई नया मसला आ रहा होता है, और उसकी रीजन ये होती है कि इंडिया का प्रोडक्शन लाइन बिल्कुल सेपरेट है और बाकी जो ग्लोबल प्रोडक्शन लाइन है वो बिल्कुल सेपरेट है, और ये डिफरेंट ब्रांड्स के लिए यही चीज है। तो अक्सर औकात ऐसा होता है कि इंडियन वेरिएंट में अगर एक मसला आता है तो पाकिस्तान के अंदर उसका शोर डल जाता है कि भाई इस मोबाइल फोन में तो ये मसला है, जबकि पाकिस्तान के अंदर जो वेरिएंट लॉन्च होता है अव्वल तो वो वेरिएंट एंटायरली डिफरेंट डिवाइस होती है और उसका नाम भी डिफरेंट होता है, लेकिन फिर भी लोग कह रहे होते हैं कि पाकिस्तानी मार्केट में ये चीज़ जो है इस मोबाइल फोन में आ रही है, और वो मसला कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। इस मोबाइल फोन के साथ भी एक इशू जो कि इंडिया में आया स्क्रीन की फ्लिकरिंग का, उस इशू को इतना ज्यादा हाईलाइट किया गया, लोग लिख रहे थे कि Note 10 Pro में ये मसला आ रहा है, Note 10 Pro में ये मसला आ रहा है, जबकि वो टोटल जो मसला था वो इंडियन मार्केट में था और वहां पर भी 0.001% जो डिवाइसेस थी उनमें मसला आ रहा था, और फिर भी वो उनका इशू था। अब मैं अपने रिव्यू को स्टार्ट कर सकता हूं क्योंकि मैंने इस चीज को अपने चेस्ट से उतारना था। ये सिर्फ इस रिव्यू की नहीं, सारे रिव्यू में मसला आ रहा था। Redmi Note 10 Pro, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इसका प्राइस रेंज जो बनता है वो 42,000 के करीब बनता है, तो क्या ये फ़ोन खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, तो मैं कहूँगा भाई दिस इज़ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी डिवाइस जो कि आप इस प्राइस कैटेगरी में ले सकते हैं। दिस इज़ द मोस्ट बैलेंस्ड डिवाइस जो कि आप इस प्राइस कैटेगरी में ले सकते हैं, और मैं रिव्यू को यहाँ पर एंड कर दूंगा। अब इस मोबाइल फोन के बारे में मैं इसके ज़्यादा डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ, लेकिन अगर आपने ये मोबाइल फ़ोन लिया है तो आपने बिल्कुल ठीक डिसीजन लिया है, और अगर आप ये मोबाइल फ़ोन लेना चाह रहे थे तो ये मोबाइल फ़ोन बिल्कुल ठीक डिसीजन होने वाला है। हैविंग सेड दैट, इस मोबाइल फ़ोन के डिज़ाइन की बात करते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ आपको हिट होगी वो ये है कि Redmi Note 10 सीरीज़ के जितने भी सेल फोन्स हैं इनका जो डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम लुक प्रोवाइड करता है। ये मिड रेंज सेगमेंट के अंदर आते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो डिज़ाइन है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। इस मोबाइल फ़ोन के बैक साइड पर जो कैमरा सेटअप है वो एक बहुत ज़्यादा यूनिक लेआउट में आता है, और उसके अलावा जो चीज़ इस मोबाइल फ़ोन के बारे में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई है वो ये है कि यहाँ पर इवन जो मटीरियल्स हैं वो बहुत मज़ेदार हैं। जो वेरिएंट पाकिस्तान में लॉन्च हुआ है इसका फ्रंट और बैक दोनों ही गोरिल्ला ग्लास 5 है, जो कि आई थिंक इंडियन वेरिएंट में जो बैक ग्लास है वो गोरिल्ला ग्लास 5 नहीं है। अदर देन दैट यहाँ पर आपको प्लास्टिक बिल्ड देखने को मिलती है जो पूरी बॉडी की है, लेकिन इसके ऊपर कोटिंग ऐसी की गई है कि अगर कोई नॉर्मल बंदा देखेगा तो उसको शायद ये मेटल ही लगे, लेकिन ये प्लास्टिक बिल्ड में आता है। उसके अलावा अगर आप हैंड फील की बात करते हैं तो ये मोबाइल फोन आपको काफी अच्छी हैंड फील प्रोवाइड करता है। यहाँ पर जो वेट बैलेंसिंग है वो काफी अच्छी की गई है। ऊपर वाली साइड पर आपको आपका हेडफोन जैक, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स में से एक स्पीकर की ग्रिल, और उसके अलावा आपका नॉइज कैंसलेशन का माइक्रोफोन और IR ब्लास्टर देखने को मिल जाता है। नीचे वाली साइड पर आपको टाइप सी की पोर्ट, अगेन एक माइक्रोफोन, और उसके अलावा एक और स्पीकर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर IR ब्लास्टर को भी मेंटेन किया गया है, जो कि मुझे काफी मजेदार चीज लगी है, जिसके थ्रू आप टीवीज और डिफरेंट जो एक्सेसरीज है उनको कंट्रोल कर सकते हैं। जनरली कंपनीज इस तरह के छोटे छोटे फीचर्स को आहिस्ता आहिस्ता करके रिमूव कर देती हैं ताकि जो दूसरे फीचर्स हैं उनको हाईलाइट बनाया जा सके। इस मोबाइल फोन के साइड पर आपको एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है। उसके अलावा आपकी वॉल्यूम कीज हैं, और दूसरी साइड के ऊपर आपको आपकी सिम स्लॉट देखने को मिल रही है, जिसके अंदर आप 2 सिम्स और एक मेमोरी कार्ड एट अ सिंगल टाइम लगा सकते हैं। इस मोबाइल फोन के 2 वेरिएंट पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं, जिनकी जो एग्जैक्ट डिटेल्स मैं यहाँ पर डाल दूंगा, लेकिन दोनों वेरिएंट्स के अंदर ही आपको 128 GB की जो इंटरनल स्टोरेज है वो देखने को मिलती है। इंटरनली अगर आप इस मोबाइल फोन को देखते हैं तो इस मोबाइल फोन के अंदर लगाया गया है स्नैपड्रैगन 732G का चिपसेट, और जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि आपको 6 GB रैम और 8 GB रैम वाले 2 वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं। अब ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है, और उसके साथ UFS 2.2 की स्टोरेज भी लगाई गई है। आपको शायद इस पॉइंट पे ऐसा लग रहा हो कि बिलाल भाई स्पेक्स पे स्पेक्स फेंक रहे हैं, लेकिन इस मोबाइल फोन को बनाया ही ऐसे गया है कि जिस डिपार्टमेंट के ऊपर भी कोई भी कंपनी आकर खड़ी हो ना, तो Xiaomi कहे ये देखो ये हमने इससे ऊपर कर दिया, ये देखो हमने इससे ऊपर कर दिया। तो हार्डवेयर वाली साइड से इस मोबाइल फोन में सामान ही इतना लगाया है
कि हर एक चीज़ को डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ तक बात है इस मोबाइल फ़ोन की परफॉर्मेंस की, तो तकरीबन 3 लाख के करीब का Antutu स्कोर ये मोबाइल फ़ोन आपको प्रोवाइड करता है और डे टू डे यूजेज के अंदर जो इसकी सारी यूजेज है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। ये बहुत ज़्यादा स्मूथ यूजेज प्रोवाइड करता है। यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज के दो ऑप्शन मिल जाते हैं, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ज़्यादा रिफ्रेश रेट चाहिए या नहीं। लेकिन इंटरफेस के अंदर ये जो रिफ्रेश रेट है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। यहाँ पर मुझे डे टू डे यूजेज में बहुत ज़्यादा स्मूथनेस देखने को मिली और मैं ये चीज़ इंक्लूड करना चाहूँगा कि अगर आप हायर एंड टाइटल्स की बात करते हैं तो हायर एंड टाइटल्स ये मोबाइल फ़ोन 120 हर्ट्ज पे नहीं चला सकता। इनफैक्ट जो टॉप एंड सेलफोन्स भी आ रहे हैं वो मुकम्मल 120 हर्ट्ज का यूजेज अभी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप बेसिक टाइटल्स की बात करते हैं, ऑल्टो, ओडेसी और इस तरह की जो गेम्स हैं, तो वो एक्चुअल में 120 हर्ट्ज पे काम करती हैं और स्नैपड्रैगन 732G उनको 120 हर्ट्ज पे चला भी सकता है। जहाँ तक बात है पबजी की, तो HDR HD सेटिंग के अंदर वो चल जाता है और उससे ऊपर की सेटिंग अवेलेबल नहीं है। लेकिन आई थिंक वो उसकी रीज़न ये है कि पबजी हर फ़ोन को सेपरेटली अलाउ करती है। नोट 8 प्रो में अलाउ किया हुआ था उनने और इसमें नहीं है, जबकि ये उससे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल डिवाइस है। अदर देन दैट यहाँ पर जितनी भी गेम्स हैं वो काफ़ी अच्छी तरह से रन करती हैं। मुझे किसी भी किस्म का कोई हीटिंग इशू नहीं आया। बहुत ज़्यादा लोग कह रहे थे कि ये मोबाइल फ़ोन हीटिंग इशू प्रोवाइड कर रहा है, जबकि आई थिंक अगर आप किसी भी मोबाइल फ़ोन को उठा लेते हैं, आप 3 लाख का मोबाइल फ़ोन भी ले आते हैं और उसको आप ज़्यादा गेमिंग में यूज़ करेंगे तो वो हल्का फुल्का हीट होगा। ये ऐसे ही है कि कंपनी के पास चॉइस होती है कि वो एक इंजन को ज़्यादा आरपीएम पे जाने दें या उसको लो आरपीएम पे रोक लें। अगर वो लो आरपीएम पे रुक जाएगा तो भाई उसकी जो ओवरऑल गेमिंग परफॉर्मेंस है वो किसी हद तक कम रहेगी, आपको किसी भी तरह से हीट फेस करने में नहीं आएगी। जबकि इस मोबाइल फ़ोन में हल्की फुल्की हीट ज़रूर जनरेट होती है, लेकिन ना तो वो कोई थ्रॉटलिंग करती है और ना ही वो किसी भी किस्म का इशू है। तो जो भी लोग ये कह रहे थे ना कि नोट 10 प्रो में हीटिंग है, मुझे इस तरह का कोई भी मसला इस मोबाइल फ़ोन में फेस करने में नहीं आया। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर कुछ इश्यूज ज़रूर आए थे और वो इश्यूज थे इसके सॉफ्टवेयर के इश्यूज। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको MIUI का लेटेस्ट वर्जन देखने को मिल जाता है और जब पहली दफ़ा मैंने इसको यूज़ किया तो उस पॉइंट के ऊपर मुझे कुछ स्टटर्स देखने को मिले, मुझे कुछ बग्स देखने को मिले। एक बग जो कि बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट था वो ये था कि आप अक्सर औकात एप्लीकेशंस को ओपन करते थे, नीचे का टास्क बार गायब हो जाता था। इस तरह के काफ़ी छोटे छोटे बग्स थे जो कि इस मोबाइल फ़ोन में अवेलेबल थे। अभी के लिए अगर आप इसकी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट की बात करते हैं तो वो जो टास्क बार वाला बग है वो कभी कभार आ जाता है और वो भी उन एप्लीकेशंस में जो कि आपने APK से डाउनलोड की हों। अदर देन दैट जितने भी बग्स थे वो मुकम्मल तौर पर फिक्स हो चुके हैं। तो आई वुड से कि 99% जो मसले हैं वो सॉल्व हो गए हैं। वो 1% सॉफ्टवेयर इश्यूज हैं जो कि अभी भी अवेलेबल हैं। और यहाँ पर ये चीज़ भी मैं इंक्लूड करना चाहूँगा कि जब एक मोबाइल फ़ोन इतनी ज़्यादा अटेंशन ले रहा होता है ना तो उसकी एक एक चीज़ के ऊपर लोग नज़र रख रहे होते हैं, जबकि नॉर्मल मोबाइल फ़ोन के केसेस में कभी भी आपको ये नहीं पता लगेगा कि एक सॉफ्टवेयर के अंदर टास्क बार का मसला आ रहा है। लेकिन क्योंकि ये मोबाइल फ़ोन इतना ज़्यादा पॉपुलर है तो इसके ऊपर लोगों की जो स्क्रूटनी थी वो भी मैं ये कहूँगा कि ज़रूरत से ज़्यादा थी। बायोमेट्रिक्स की अगर आप बात करते हैं तो बायोमेट्रिक्स में इस मोबाइल फ़ोन के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है और उसके अलावा फ्रंट कैमरा जो 16 मेगापिक्सल का है वो भी आपको फेस ID प्रोवाइड करता है। अब अगर आप बात करते हैं यूजेबिलिटी की तो ये जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है दिस इज वन ऑफ दी फास्टेस्ट फिंगरप्रिंट स्कैनर जो कि मैंने किसी भी मोबाइल फोन में यूज़ किया है और मल्टीपल फिंगर्स के साथ भी ये काफ़ी अच्छी तरह से काम कर जाता है। अगर आप बात करते हैं शशके की तो कुछ लोगों के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का जो शशका है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो वो चीज़ जो है वो इसमें मिसिंग है। और आई थिंक उसकी रीज़न सिंपल सी ये है कि बाकी डिपार्टमेंट्स के अंदर इसको बहुत ज़्यादा ऊपर लेकर आया गया है, तो आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का जो सेक्रीफाइस है वो देना पड़ेगा। लेकिन आपका जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। फेस ID भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कोई भी बंदा यूज़ करेगा क्योंकि जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो एक्यूरेट भी बहुत ज़्यादा है, वो रिलायबल भी बहुत ज़्यादा है, वो सिक्योर भी बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादातर लोग इसी को यूज़ करेंगे। और आई वुड से क्या फेस ID को ना ही यूज़ करें तो बेहतर है, क्योंकि फेस ID ये जो 2D वाली होती हैं जो कैमरे को यूज़ करती हैं ये हर फ़ोन के अंदर ही किसी हद तक रिलायबिलिटी का इशू देती हैं और सिक्योरिटी वाली साइड से भी ठीक नहीं है। कुछ केसेस में इनको हैक किया गया है, तो आप साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर को यूज़ करें, वो मेरे हिसाब से सबसे बेटर ऑप्शन है। अब जब मैंने वीडियो के स्टार्ट में इस मोबाइल फ़ोन के बारे में ये बात कही है कि ये मोबाइल फ़ोन इस प्राइस कैटेगरी का बेस्ट वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है, तो उसके पीछे कुछ रीजंस थी। उसमें सबसे बड़ी रीज़न तो ये थी कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो कि जनरली आपको देखने को नहीं मिलते। IR ब्लास्टर मैं बता चुका हूँ, उसके अलावा यहाँ पर डेओ स्टेरियो स्पीकर्स दिए गए हैं जो कि इस प्राइस रेंज के हिसाब से आपको काफ़ी अच्छा साउंड प्रोवाइड करते हैं।
फ्लैगशिप से कंपेयर करेंगे तो बेस थोड़ी कम है इन स्पीकर्स के अंदर, लेकिन ओवरऑल इनका जो साउंड है वो काफ़ी अच्छा है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है वो ये है कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो स्पीकर्स हैं उनकी लोकेशन ऑपोजिट रखी गई है, यानी कि जो नीचे वाला स्पीकर है वो इस साइड पर रखा गया है, जो ऊपर वाला स्पीकर है वो इस साइड पर रखा गया है, ताकि आप इसको अगर इस तरह होल्ड करें तब भी एक स्पीकर ओपन हो, और अगर आप इसको इस तरह से होल्ड करते हैं फ़ोन को तब भी एक स्पीकर आपका चल रहा हो, ताकि गेमिंग के दौरान जब आप इसको होल्ड करके चला रहे हैं या आप कोई वीडियो देख रहे हैं तो आपकी एक स्पीकर जो है वो तो क्लियर होना, ताकि आपको आवाज़ तो आ सके। और ये एक छोटा सा डिज़ाइन डिफरेंस है, इसमें कोई उनके एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगे उन्हें, लेकिन ये जो छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं यहाँ पर नजर आए हैं। उसके अलावा यहाँ पर IP53 वाटर रेजिस्टेंस जो रेटिंग है वो भी ये मोबाइल फोन लेकर आता है, जो कि स्प्लैश रेजिस्टेंट होती है, लेकिन फिर भी इस मोबाइल फोन के अंदर जो सील्स वगैरह दी गई हैं वो काफ़ी हद तक सॉलिड हैं, एंड आई बिलीव कि ये इजीली पानी के अंदर भी सर्वाइव कर जाएगा अगर ये खजाना खास्ता जल्दी में गिरता है और आप इसको उठा लेते हैं। इस मोबाइल फोन के डिस्प्ले के अलावा एक और एरिया जो कि मैं ये कहूँगा कि मेरे लिए एक मुकम्मल सरप्राइज था वो इस मोबाइल फोन के कैमराज हैं। इस मोबाइल फोन के अंदर 108 मेगापिक्सल का सेंसर लगाया गया है। मैं दोबारा रिमाइंड करवाना चाहूँगा कि ये मोबाइल फोन अंडर 50,000 आता है और इसका 6GB वाला वेरिएंट अंडर 45,000 आता है, और उस प्राइस रेंज में आपको 108 मेगापिक्सल का सेंसर मिल रहा है। और ये सैमसंग का HM2 सेंसर है जो कि एक अच्छा वेल रिप्यूटेड सेंसर भी है, तो ऐसा नहीं है कि कोई लोकल सा कैमरा लगा दिया गया हो, यहाँ पर सेंसर भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लगाया गया है। और ये वो एक और स्पेसिफिकेशन है जिसकी वजह से ये मोबाइल फ़ोन इतनी ज़्यादा जो अटेंशन है वो ग्रैब कर रहा था। यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा लगाया गया है, और उसके अलावा यहाँ पर एक डेप्थ सेंसर और एक टेली मैक्रो कैमरा लगाया गया है, जो कि बेसिकली आप ये समझें कि जो नॉर्मल मैक्रो कैमराज आते हैं उनमें जब आपने किसी चीज़ की करीब से तस्वीर लेनी है तो आप उस चीज़ के बहुत ज़्यादा करीब जाते भी हैं। इस केस में ये थोड़ा सा जूम्ड इन लेंस है और इसके अंदर ऑटो फोकस की फैसिलिटी भी है, तो अगर आपने मैक्रो शॉट लेनी है आपको ज़्यादा करीब जाने की ज़रूरत नहीं है, ये ज़रा दूर से भी आपकी जो मैक्रो शॉट्स है वो ले सकता है। और इस केस में आप मैक्रो मोड में जाकर वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि ये 5 मेगापिक्सल का सेंसर है और इसके अंदर जो ऑटो फोकसिंग की फैसिलिटी है वो भी अवेलेबल है। अदर देन दैट अगर आप मेन सेंसर की बात करते हैं तो डे टाइम के अंदर ये जो 108 मेगापिक्सल का सेंसर है अपने नाम के हिसाब से आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। यहाँ पर स्पेशली जो डिटेल है वो बहुत ज़्यादा निकल कर आती है। कलर्स जो हैं, जो डायनामिक रेंज है वो भी ओवरऑल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है, और इमेजेस की हल्की सी जो लुक है वो ऐसे लगता है कि ओवर शार्पन है या उस पर सॉफ्टवेयर का एडिट हुआ है, लेकिन ओवरऑल जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्लीन निकल कर आते हैं। और आप इवन इमेजेस को जूम इन करके भी यूज़ कर सकते हैं, जो उनका रिजल्ट है वो यूजेबल रहता है, क्योंकि 108 मेगापिक्सल का जो कैमरा है वो बहुत ज़्यादा रेजोल्यूशन हो जाती है। ये बाय डिफॉल्ट 108 मेगापिक्सल में बाय द वे काम नहीं करता, ये इंटरपोलेशन को यूज़ करता है, तो आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो नीचे मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर 108 मेगापिक्सल का जो मोड है वो अवेलेबल है आपके पास, तो आप 108 मेगापिक्सल के मोड में भी जा सकते हैं। उसको यूज़ करके हमने देखा है उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, अगर आप बहुत बड़ा बिलबोर्ड भी बना रहे हैं तब भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 108 मेगापिक्सल डायरेक्टली यूज़ नहीं होता, तो उस मोड का इतना ज़्यादा फायदा नहीं है। लेकिन जो इसका नॉर्मल अपना AI का मोड है वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। इसका जो पोर्ट्रेट मोड बैक कैमरा में अवेलेबल है, अगेन वो भी डे टाइम के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। और इस बार पोर्ट्रेट मोड के अंदर और इसके कैमरा सॉफ्टवेयर के अंदर इतने ज़्यादा फीचर्स दिए गए हैं कि इस वीडियो के अंदर मैं उनको हाईलाइट नहीं कर सकता। बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो कि नई इंट्रोड्यूस की गई हैं और काफ़ी अच्छी तरह से काम करती हैं। इवन जो बैकग्राउंड का ब्लर है उसके अंदर भी हमें काफ़ी ज़्यादा मोड्स मिल जाते हैं। आप बैकग्राउंड के ब्लर को डिफरेंट टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी इंटेंसिटी को बाद में चेंज कर सकते हैं। तो पोर्ट्रेट मोड और ओवरऑल जो इसका बैक कैमरा है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। डे टाइम के अंदर इनका जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा रहता है। एज फार एज द वीडियो साइड इज कंसर्न्ड तो ये मोबाइल फ़ोन 4K 30 फ्रेम्स पर सेकेंड रिकॉर्ड करता है, और यहाँ पर अगर आप उसकी इमेज स्टेबलाइजेशन को ऑन करेंगे तो वो 1080p पे मूव कर जाता है, और जो 1080p वाली वीडियो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज्ड भी आती है। तो जनरली मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इस पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो इसकी 1080p वाली जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो मेरे हिसाब से ओवरऑल ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उस केस में आपको वीडियो जो है वो काफ़ी स्टेबल मिलती है। जबकि 4K वाले केस में अगर आप चल रहे हैं या मूव कर रहे हैं तो ऑब्वियसली स्टेबलाइजेशन कोई नहीं है, तो उसकी वजह से वीडियो में जो शेक है वो बहुत ज़्यादा आता है। एक और एरिया जहां पर Xiaomi ने मुझे थोड़ा सा सरप्राइज किया वो इस मोबाइल फ़ोन का स्लो मोशन मोड है। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको अगर आप 1080p पे रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 120 fps का मोड देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप उसको ड्रॉप करके 720p पे ले जाते हैं तो 960 fps तक की भी जो वीडियो है वो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि इस मोबाइल फ़ोन के लिए एक बहुत बड़ा नंबर है। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि सॉफ्टवेयर फ्रंट पे और हार्डवेयर फ्रंट पे Xiaomi ने ऐड की हैं, जिसकी वजह से
ओवरऑल जो पैकेज है वो दूसरे मोबाइल फोन या कंपटीशन की निस्बत एक बहुत सॉलिड ऑप्शन लगती है। फाइनली बैक कैमरा को छोड़ने से पहले मैं इसके अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा को भी थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा। और अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा के बारे में मैं ये कहूंगा कि अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और नॉर्मल कैमरा में कंसिस्टेंसी का मुझे थोड़ा सा जो मसला है वो नजर आया है। उसकी रीजन सिंपल सी ये है कि एक तरफ 108 मेगापिक्सल है और एक तरफ 8 मेगापिक्सल है, तो फ़र्क जो है वो दोनों के दरमियान में क्वालिटी का डेफिनेटली आता है। और स्पेशली जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आपको 4K 30 फ्रेम्स पर सेकंड नहीं मिलेगा, यहाँ पर सिर्फ 1080p जो वीडियो है वो अवेलेबल है। अब डे टाइम के शॉट्स के अंदर जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है वो भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड कर देता है और मुकम्मल तौर पर यूजेबल रिजल्ट्स हैं और आप उनको यूज़ भी कर सकते हैं, कलर्स भी ठीक आ जाते हैं, सब कुछ ओके है। हाउएवर अगर आप बैक कैमरा को लो लाइट के अंदर ले जाते हैं तो वहां पर जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है वो किसी हद तक सफर करता हुआ नजर आता है। और अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा का मैं ये कहूंगा कि अगर आप उसको डायरेक्टली यूज कर रहे हैं लो लाइट में वीडियो के लिए या पिक्चर्स के लिए तो वहां पर थोड़ा सा इशू जरूर है। आप उस टाइम पर अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा को या तो यूज ना करें या फिर आप मेन कैमरा पे मूव करके नाइट मोड को यूज करें, क्योंकि इवन जो मेन कैमरा है उसमें भी थोड़ा सा क्वालिटी का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है डे टाइम और नाइट टाइम के दरमियान में। और यहाँ पर ये चीज मैं इंक्लूड कर दूं कि ये जो कैमरा डिफरेंस है इसमें आपको स्पेशली जो कलर्स हैं वो थोड़े से अजीब होते हुए नजर आते हैं। उसकी शायद रीजन ये है कि जब आप इतना बड़ा सेंसर एक मोबाइल फोन में लगाएंगे तो जब लो लाइट आती है तो उसको उतनी ही ज्यादा लाइट की जरूरत होती है। अच्छी बात यह है कि इसका जो नाइट मोड है वो मेन कैमरा पे अवेलेबल है और इसका जो नाइट मोड है वो बहुत अच्छी तरह से काम भी करता है। इसका नाइट मोड और इसका नॉर्मल कैमरा दोनों के दरमियान में जमीन आसमान का फर्क है। और मैं ये कहूंगा कि लो लाइट शॉट्स के लिए कोई भी शॉट लेनी है ना तो नाइट मोड को यूज करें। दिस नाइट मोड इज ऑनेस्टली वन ऑफ द बेटर नाइट मोड जो कि आप किसी भी रेंज में लेते हैं और इसका लो लाइट के अंदर नाइट मोड के साथ जो रिजल्ट है वो काफी अच्छा आ जाता है। एक और चीज जो कि मैंने नोटिस की है वो ये है कि ह्यूमन सब्जेक्ट्स को ये मोबाइल फोन काफी अच्छी तरह से नोटिस करता है और इवन लो लाइट के अंदर अगर आप नाइट मोड को यूज नहीं भी कर रहे तो जो पोर्ट्रेट शॉट्स हैं वो अच्छी आ जाती हैं, तो आप पोर्ट्रेट शॉट्स नाइट मोड में अच्छी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फ्रंट कैमरा की बात करते हैं तो यहाँ पर ये जो 16 मेगापिक्सल का सेंसर दिया गया है। सबसे पहले तो हम इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की बात कर लेते हैं। इस मोबाइल फोन के अंदर फ्रंट कैमरा 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग में काम करता है और यहाँ पर ये जो फ्रंट कैमरा है इसकी ऑडियो क्वालिटी भी आपको इसी मोबाइल फोन की आ रही है, तो आप माइक की जो क्वालिटी है वो भी देख सकते हैं। अगर आप व्लॉगिंग वगैरह करते हैं तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा, स्टेबलाइजेशन का अंदाजा भी आपको किसी हद तक हो जाएगा, वो वीडियो एडिट हो रही है पीछे। और उसके अलावा आपको कलर्स का भी अंदाजा हो जाएगा। मैंने यहाँ पर जो सेटिंग है उनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ा, वही लाइट्स हैं जो पहले थी, एग्जैक्टली वही सेटअप है। फ्रंट कैमरा के अंदर भी मैंने वही बैक कैमरा वाली चीज नोटिस की है कि आपको यहाँ पर जो क्लैरिटी है वो बहुत ज्यादा मिलती है। ऐसे लगता है तस्वीर किसी ने साफ करके भेजी है, मतलब उसके अंदर जो डिटेल है वो बहुत ज्यादा रहती है। फ्रंट कैमरा के अंदर जो एक्सपोजर है वो बैक कैमरा की निस्बत थोड़ा ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से फ्रंट कैमरा की डायनामिक रेंज जो है वो किसी हद तक सफर करती है। लेकिन आई थिंक उसके पीछे रीजन ये है कि फ्रंट कैमरा ने ज्यादातर हमारे फेसेस को देखना होता है और ये हमारे फेसेस को थोड़ा ज्यादा वाइब्रेंट रखता है, थोड़ा ज्यादा ब्राइट रखता है, जिसकी वजह से जो बैकग्राउंड वगैरह है उसकी डायनामिक रेंज जो है वो थोड़ी सी सफर करती है। लेकिन फ्रंट कैमरा का रिजल्ट भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है और डे टाइम हो या नाइट टाइम हो फ्रंट कैमरा का रिजल्ट जो है उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। जिस तरह बैक कैमरा में हमें ज्यादा डिफरेंस देखने को मिला था वो फ्रंट कैमरा में देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा फ्रंट कैमरा के अंदर भी वो आपको सारे मोड्स मिल जाते हैं, पोर्ट्रेट मोड जो आपको बैक कैमरा प्रोवाइड कर रहा था। यहां पर ये चीज मैं क्लियर कर दूं कि फ्रंट कैमरा के अंदर भी आपको नाइट मोड जो है वो देखने को मिल जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादातर केसेस में आपको फ्रंट कैमरा का जो नाइट मोड है वो यूज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रंट कैमरा की लो लाइट परफॉर्मेंस भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है। वीडियो को एंड करने से पहले मैं इस मोबाइल फोन की बैटरी सिचुएशन को भी डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर 5020 mAh की बैटरी लगाई गई है और इस मोबाइल फोन के साथ आपको 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, जो कि इस प्राइस रेंज के अंदर वन ऑफ दी बेटर वंस है। आई थिंक इससे ऊपर एक ही स्टैंडर्ड आता है जो कि इस प्राइस रेंज में आ रहा है। और 33 वॉट की चार्जिंग की वजह से ये मोबाइल फोन तकरीबन आधे घंटे में 60% चार्ज हो जाता है, जो कि 5000 mAh की बैटरी के हिसाब से एक बहुत बड़ा नंबर है। और यहाँ पर एक और चीज जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इवन इतनी बड़ी बैटरी के साथ भी ये मोबाइल फोन काफी लाइट वेट है। 193 ग्राम्स के करीब इसका जो वेट है वो रखा गया है और इसकी जो हैंड फील है वो भी काफी मजेदार है। तो इस फोन के रिलेटेड अगर आप मेरे ओवरऑल ओपिनियंस जानना चाहेंगे तो मैं ये कहूंगा कि अगर इस मोबाइल फोन के अंदर कोई दिक्कत आई थी तो वो सॉफ्टवेयर के कुछ ग्लिचेस थे जो कि एक्चुअल में अवेलेबल भी थे। जब ये मोबाइल फोन स्टार्ट में आया है तो उस पॉइंट पर इसमें कुछ ऐसे मसले थे जो कि बड़े अजीब से थे और आप सोचते थे कि यार मतलब ये कैसे हो सकता है कि इस मोबाइल फोन में ये मसला हो। लेकिन एक अपडेट के बाद उनमें से ज़्यादातर मसले सॉल्व हो गए। उसके बाद अब तक मेरे ख्याल से 2 अपडेट्स आ चुकी हैं और अभी मैंने इस मोबाइल फ़ोन को ड्यूरिंग द रिव्यू देखा है तो इसके अंदर अपडेट्स आर रेडी टू इंस्टॉल आ रहा है। तो एक 200 MB की अपडेट जो है वो एक और आ गई है और उस अपडेट के अंदर होपफुली जो एक मसला रह गया टास्क बार वाला किसी केस में वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो मैं यही कहूँगा यार
जो स्पेसिफिकेशन इस मोबाइल फ़ोन के अंदर लगाई गई है ना, जब आप उसको सोचते भी हो ना तो आपको लगता ये है कि मोबाइल फ़ोन इससे काफ़ी महंगी डिवाइस होगी। स्पेक्स इस मोबाइल फ़ोन के बहुत ज़्यादा क्रेजी हैं, और अगर आप स्पेक्स वाली साइड से इसको किसी भी फ़ोन के साथ कंपेयर करोगे तो इसका जो वैल्यू फॉर मनी वाला डिपार्टमेंट है वो ऊपर आएगा। 108 मेगापिक्सल कैमरा कोई नहीं देता, 120 हर्ट्ज एमोलेड कोई नहीं देता। उसके अलावा भी काफ़ी ऐसे फीचर्स हैं जो कि इस प्राइस रेंज में कोई और कंपनी प्रोवाइड नहीं करती, तो वैल्यू फॉर मनी बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ ज़रूर है कि अगर आप स्पेशलाइज्ड यूज़र हैं, अगर आप गेमर हैं, तो कुछ डिवाइसेस हैं जो कि इससे ज़्यादा परफॉर्मेंस दे देंगी। अगर आपको सिर्फ कैमरे के लिए फ़ोन चाहिए तो शायद इसके बराबर का कोई कैमरा आ जाए, लेकिन ओवरऑल अगर आप डिवाइस लेना चाहते हैं तो दिस इज इट, यू कैन बाय दिस डिवाइस। 4 बार नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो मेरी नॉर्मल वीडियो से थोड़ी शायद लंबी हो गई हो, लेकिन आई वांटेड टू गेट एवरीथिंग आउट देयर, क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि मेरे एग्जैक्ट ओपिनियंस क्या हैं। नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया तो कर लें। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।